हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका साइंस का सेट 5 लेके आए हैं। इससे पहले हम सेट 2, 3, 4 करा दिए थे और 1 भी, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये आपका क्लास 10 का जो न्यू वर्मा प्रेस बुक है उसका सेट 5 है, साइंस। इससे पहले हम हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और मैथ इसका भी सेट करा दिए, समझ गए। और भी किसका वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, समझ गए। अब वीडियो कैसे बना ये भी बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, इसे दर्पण बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है। तो क्या पूछा है, फोकस दूरी क्या होगी? तो हम जानते हैं एफ बराबर R/2 होता है। तो 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। कितना होगा? 16 सेंटीमीटर। मोटर चालक के सामने, मोटर चालक मतलब ड्राइवर के आगे जो दर्पण रहता है वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है P बराबर 1/f होता है। 1/f तो 1/1 मैंने 1 डायोप्टर। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेत्र गोलक, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितना होता है? देखिए, दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, और निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर, याद रखिए। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत सेंटीमीटर, याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है, किस लेंस से दूर किया जाता है? ये उत्तल लेंस। दीर्घ दूर मतलब ऊ साउंड आ रहा है, ऊ माने उत्तल लेंस। या फिर दूर या दीर्घ में 3 अक्षर है, यहाँ भी 3। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग होता है? तो लाल रंग। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का, ऐसा ही मात्रक है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समझ गए। और पार्श्व क्रम में किसे जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में किसे जोड़ा जाता है? तो इसे जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को, जिससे विभवांतर मापते हैं। समझ गए? दोनों क्वेश्चन हो गया। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? एमीटर। किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। समझ गए? तो आप लोग ध्यान से देखिए। यदि प्रत्येक 1 ओम के 10 प्रतिरोध पार्श्व क्रम माने समांतर क्रम में जुड़ा है तो उसका परिणामी प्रतिरोध 1/10 ओम होगा। समझ गए? पार्श्व क्रम है ना, 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 चलते रहेगा ये। और अगर श्रेणी क्रम में 10 ओम को जोड़ते 1 ओम को तो 10 ओम होता। समझ गए? पार्श्व क्रम को समानांतर क्रम बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? तो क्या होता है परिवर्तित? वेग। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है वियोजन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अगला, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक। मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाता है लंबे समय तक रखने के लिए, तो हम लोग नमक, तेल, सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, और चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ये होगा कॉपर, जो है इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील लोहा है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है लोहा से, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से। ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिंक खुद ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर कम अभिक्रियाशील धातु है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। अगर उल्टा रहता यहाँ, मतलब CuSO4 + Zn, तो अभिक्रिया हो जाता है, ZnSO4 बनता और Cu बाहर होता, लेकिन ये नहीं होगा। समझ गए? इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है, मतलब अपने स्थान से हटा देता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो लाइक कीजिए सब कोई, एक एक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने मतलब जो है हाइप भी कर सकते हैं आप लोग वीडियो को। हाँ, चैनल पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो को देखिए आप लोग साइंस में। संतरा में कौन सा अम्ल होता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। दूध को दही में लैक्टोबैसिलस बदलता है। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिरका में एसिटिक अम्ल। समझ गए? क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, जो कि डिस्टिल वाटर, आशुद्ध जल का होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O, जबकि ये जो है CaSO4 × 1/2H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। समझ गए? निम्न में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी, लेकिन यहाँ चांदी नहीं दिया है Ag, तो कॉपर होगा,
क्या होगा? कॉपर। चांदी दे तो चांदी, नहीं दे तो कॉपर। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे बना है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? सोल्डर बोलते हैं। इससे बनता है होल्डर। और मिश्र धातु आपको पता होगा, जो दो धातु या एक धातु और एक अधातु के समांगी मिश्रण से बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। अब पित्तल किससे बना है? पिताजी। पित्तल बना है तांबा और जिंक से। एल्काइन का सूत्र क्या है? ALKYNE CnH2n-2। एल्केन का सूत्र क्या है? एल्केन का सूत्र है CnH2n+2, क्योंकि पहले ए आता है एल्केन, फिर आता है एल्कीन CnH2n, फिर आता है एल्काइन CnH2n-2। तो एल्काइन है ये है एल्कीन, ये है एल्केन, ये किसी का सूत्र नहीं है। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में एक एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। COOH प्रक्रियात्मक समूह को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। COOH जो है एल्डिहाइड है। अब आएगा एग्जाम में, एल्कोहल क्या है? OH है। कीटोन क्या है? CO है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? COOH। सॉरी, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? COOH पूछा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। तो यहाँ पे COOH लिखा था, तो क्या होगा? 4 नंबर आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड का CHO होता है, याद रखिए। चलिए आगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से। जल का सूत्र H2O होता है, यही टूटता है H2 और O2 में। रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर मतलब रक्त, ब्लड, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्रमांकुचन गति पाई जाती है छोटी आंत में, मतलब वो स्थिर होता है, शिथिल होता है और फिर फैलता है। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, ये होता है अनुमस्तिष्क से, नहीं रहता तो मस्तिष्क होता। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि भी बोला जाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है युग्मनज। यहाँ लिखा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज। और अगर पूछे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से क्या बनता है? युग्मनज। और अगर पूछे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चलिए अगला 28 नंबर। निम्न में से कौन पुंकेसर का भाग है? तो वह है परागकोश, इसी से परागकण निकलता है। किसी जीव की जीनी संरचना को बोलते हैं जीनोटाइप, जो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। ये वास्तविक संरचना है। जैव आवर्धन करने वाले रसायन है DDT, ये जैव आवर्धन करता है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच स्थित है, फोकस दूरी और फोकस दूरी से दोगुनी, तो प्रतिबिंब का आरेख ये आपको देखना है, समझना है, समझ गए, बनाने वाला है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं आकाश का रंग नीला क्यों होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की उपेक्षा काला दिखता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान से देखिए आप लोग, समझ गए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण हस्त अंगूठे नियम से अंगूठे की दिशा तथा क्या निर्देशित करती है? यह नियम किस फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? तो चलिए देखिए इसको बताते हैं हम, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा विद्युत धारा की दिशा को और संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताता है। तर्जनी मध्यमा अंगूठा, समझ गए, तर्जनी मध्यमा अंगूठा, ये कोई इधर होगा। जैसे ये हाथ है, एक यहाँ फैला दिए ज़्यादा और बाकी सब बंद करके रखें। तर्जनी मध्यमा अंगूठा, तर्जनी ये है नीचे वाला, इसको टेढ़ा करके बनाएंगे, जैसे इस तरह बनता है ये, समझ गए।
विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, इसके दो उपयोग लिखें। वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, उसे बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत घंटी और टेलीफोन रिसीवर में, लोहे के भारी सामान को उठाने में अर्थात क्रेन में। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करें। चाइना डिश है, कॉपर चूर्ण है CU, तार की जाली है, बर्नर है, त्रिपाद बैठकी है। तो चित्र में किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? उपचयन। उपचयन माने ऑक्सीडेशन, एक होता है अपचयन माने रिडक्शन। तो इसकी अभिक्रिया 2Cu + O2 2CuO उष्मा डालने पे होता है ये, समझ गए। अम्ल क्या है? सभी अम्लों में क्या समानता है? एक प्रबल अम्ल का नाम और सूत्र लिखें। तो अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है, या फिर ये लिख सकते हैं अम्ल का स्वाद खट्टा होता है तथा अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है। HCl टूटेगा हाइड्रोजन प्लस में, क्लोरीन माइनस में। सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होते हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हम लोग का जो है उदर में भी यही अम्ल क्या होता है, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही इसी का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं? देखिए, सोडियम एक बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा के संपर्क में आने पर स्वतः जल उठता है, समझ गए। इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, किरासन तेल में डुबा के रखते हैं। वैसे पानी में भी फेंकेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ऐसे चाकू से भी काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? तो बाहरी, देखो जैसे हम लोग हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट क्या करता है, हम लोग के सर को बचाता है। उसी प्रकार मस्तिष्क जो है हम लोग का, इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कठोर आवरण होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूरामेटर मैनिज की सबसे कठोर और बाहरी परत है जो मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी को ढकती है। यह एक मोटी और रेशेदार परत होती है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को बाहरी झटके या आघात से बचाती है, चोट तोड़ जब लगे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्री होता है। कैसे? मतलब एक दिशा में होता है। घास को खाएगा बकरी, शाकाहारी जीव, और बकरी को खाएगा शेर, समझ गए। तो ये उल्टा नहीं चलता है, घास शेर को बकरी नहीं खाएगा और बकरी को घास नहीं खाएगा। तो एक दिशा में होता है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। देखिए यहाँ पे दिया गया है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के समय रासायनिक बंधन ऊर्जा के रूप में भोजन में संचित हो जाती है। यह ऊर्जा आहार श्रृंखला के माध्यम से सर्वोच्च उपभोक्ता तक पहुंचती है। सर्वोच्च उपभोक्ता की मृत्यु और अपघटन के समय यह ऊर्जा मुक्त होकर वातावरण में चली जाती है। इस प्रकार पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है। मतलब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, कैसे? अचक्रीय प्रवाह मतलब एक दिशा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से। चलिए अब आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का पूछा है, फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, किसी अभिसारी लेंस को 25 सेंटीमीटर दूर, उत्तल और अवतल लेंस होता है, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात करें। तो लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। इसी से फिर आवर्धन निकाल लेंगे तो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, नेत्र की असमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो असमंजन क्षमता है क्या? देखिए, हम लोग दूर स्थित वस्तु को भी देख सकते हैं, निकट स्थित वस्तु को भी देख सकते हैं। मतलब आंख हम लोग का फोकस दूरी को क्या करता है, एडजस्ट करता है, समझ गए। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, असमंजन क्षमता कहलाता है। या विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को साफ और स्पष्ट देखने की प्रक्रिया को असमंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की असमंजन क्षमता समझ गए, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु को साफ और स्पष्ट देखने लायक बनाता है, उसे बोलते हैं असमंजन क्षमता। प्रकाश का परिकिरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे दो उदाहरण दे जिसकी व्याख्या परिकिरण के आधार पर की जाती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु अवशोषित कर लेता है। गैस के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है। यही प्रक्रिया प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रकाश का परिकिरण। निलंबन या कोलाइड
कणों द्वारा प्रकाश का अनियमित दिशाओं में छितराना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये मत लिखना, ऊपर वाला ही सही है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। हम बोले थे आपको एक वीडियो देख लीजिएगा, हम बना दिए हैं सभी समीकरण को संतुलित करने, फिर भी एक दो यहाँ संतुलित करने सिखा देते हैं। जैसे नाइट्रोजन, पहले सूत्र लिखना है N2 प्लस हाइड्रोजन H2, अमोनिया NH3। तो संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन जैसे ही 2 हुआ, हाइड्रोजन हो गया 6 गो, तो यहाँ 3 लिखाना है। तो ये संतुलित हो गया 1 नंबर। नाइट्रोजन का सूत्र N2, हाइड्रोजन का H2 बना NH3, संतुलित कर दिए, 1 नंबर हो गया आपका। चलिए अब 2 नंबर पे चलते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल, H2 प्लस O2 बना जल। पहले सूत्र भी लिखना है, कभी कभी सूत्र लिख के ही दे देता है और कभी कभी अपने से आपको सूत्र लिखना है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करना है तो यहाँ 2 लगा दिए, ऑक्सीजन 2 हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 हो गया संतुलित। समझ में आ रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है बताइए। तीसरा नंबर बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 लिख लीजिए आप लोग, इसको संतुलित कीजिए। अगला हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड संतुलित कीजिए आप लोग इसको। 5 नंबर देखिए, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, संतुलित कीजिए इसको। अगला मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, आप लोग इसको संतुलित कीजिए। समझ गए? नहीं होता है तो कमेंट में बोलिए, हम फिर से बना देंगे वीडियो इसका। समझ गए? क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ पे बनाया भी है, आप लोग बनाने के बाद इससे मिला सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, क्यों मिलाता है बेकिंग सोडा? तो आपको पता होगा बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है और दूध अम्लीय प्रकृति की होती है थोड़ा, तो ज़्यादा अम्लीय होगा तो खराब होगा। तो बेकिंग सोडा मिलाने से वो लंबे समय तक बना रहता है। बेकिंग सोडे की प्रकृति क्षारीय होती है। जब बेकिंग सोडा को दूध में मिलाया जाता है, दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है और जल्दी से ये फटता नहीं है। दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, इसको मतलब क्षार हो गया तो अम्ल बनने में टाइम लगेगा। बेकिंग सोडा मिलाने से दूध की प्रकृति क्षारीय हो जाती है, जो इसे जल्दी खट्टा होने या अम्लीय होने या दही बनने से रोकती है, इसलिए दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है। अगला ऑक्सिन हार्मोन के 2 कार्य बताइए। चलिए देखिए इसका आंसर, यह तने के शीर्षस्थ भाग में कोशिका विभाजन को तेज करता है, जिससे लंबाई में वृद्धि होती है, पेड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। ये आगे वाला भाग में पाया जाता है पेड़ का सूट में। यह बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है। पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन में 2 अंतर। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन दिशिक होती है परंतु जंतु हार्मोन दिशिक नहीं होती। पादप हार्मोन एक दिशा में चलता है, ये दोनों दिशा में। पादप हार्मोन के लिए अलग से ग्रंथि नहीं होती, जबकि जंतु हार्मोन में अलग से ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। परागन एवं निषेचन क्रिया में अंतर क्या है? परागन आपको पता होगा, पुष्प के परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, और निषेचन होता है नर और मादा युग्मक का मिलना। तो देखिए यहाँ लिखा है परागन क्रिया क्या है, या परागन वह क्रिया जिसमें परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है या स्थानांतरित होती है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है। परागन क्रिया 2 प्रकार की होती है, सौ और पर। अब निषेचन देखिए, वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है और युग्मनज बनाता है, उसको बोलते हैं निषेचन। यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। निषेचन क्रिया 2 प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक निषेचन। ये चित्र है, ये महिला का मादा का जनन तंत्र है, इसको बताना है। तो ए नंबर है अंडाशय, बी नंबर है डिम्बवाहिनी या फिलिपियन नलिका। मानव मादा में निषेचन यही होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है डिम्बवाहिनी के कार्य, तो अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना निषेचन में सहायक। चित्र मादा के जनन तंत्र की आंतरिक संरचना को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी गतिविधियां पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है? आज सारा विश्व पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा है। तीव्र से तीव्रतर विकास से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पानी की होड़, मतलब पेड़ पौधे काट रहे हैं। समझ गए? तो सबसे मुख्य कारण यही है, विषैली गैस। तो देखिए कैसे समस्या उत्पन्न हो रही है, ये आपको लिखना है। तो जलवायु और मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जैव विविधता का विनाश हो रहा है, जलवायु मृदा का प्रदूषण हो रहा है, वनों का बृहद पैमाने पर विनाश, जल संसाधनों का संकुचित और दुरुपयोग, ओजोन परत का क्षय, ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, अम्लीय
पदार्थों की वर्षा, ये सब है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, जूल का उसमें नियम को लिखें, सूत्र Q बराबर आई स्क्वायर आर टी को स्थापित करें। तो किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होता है। दी गई विद्युत धारा के लिए प्रतिरोधक के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती, और उसके उस समय के अनुक्रमानुपाती माने टी। आवेश धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, विद्युत धारा के और समय के अनुक्रमानुपाती। विभव की परिभाषा से स्पष्ट है, यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V वोल्ट हो तो 1 कूलम आवेश को एक सिरे से दूसरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। समझ गए? इसी तरह Q आवेश कूलम को एक सिरे से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर V गुना Q जूल होगा। V बराबर आई आर गुना Q होता है, ये V का मान आई आर होता है और Q, समझ गए? V बराबर आई आर, Q की जगह आई टी, तो ये लगेंगे तो आई स्क्वायर W बराबर आई स्क्वायर बटे आर टी। यदि किया गया संपूर्ण कार्य उष्मा Q के रूप में परिणत हो तो इसे Q से व्यक्त किया जाता है, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब देखो श्रेणी और समांतर में जोड़ना है, ये न्यूमेरिकल आएगा आपका एग्जाम में, समझ गए? तो श्रेणी में जोड़ना आसान है, सबको जोड़ दो। 6 3 9 2 11 ओम हो गया। और समांतर क्रम में जोड़ो एक बार, समांतर क्रम में तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 1/RP बराबर, तो 2 3 6 का लॉस कितना होगा? 12 होगा। 2 3 6 का लॉस निकालिए पहले। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 1/RP बराबर 500 क्रम, तो 2 3 6, 2 से कटेगा 2 का 2, 2 तिया 6, 6 आएगा लॉस। तो 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 1 का 6, 6/6 मैंने 1 ओम। अब क्या करेंगे? 1 ओम भी आ गया, 11 ओम। 4 ओम कैसे आएगा? तो पहले 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा 2 ओम। अब फिर ये 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, R1 प्लस RP, तो 4 ओम आ जाएगा। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब कुछ फार्मूला भी है, ये भी बताना पड़ेगा। भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क तार मतलब अर्थिंग होता है। क्या होता है? अर्थिंग। तो भू संपर्क तार घर के निकट जमीन के अंदर बहुत नीचे स्थित धातु की प्लेट के साथ जुड़ा होता है। यह सुरक्षा का साधन है और विद्युत सप्लाई आपूर्ति को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। यहीं पे लिखना है, यहीं तक। अगला देखिए क्वेश्चन, विद्युत चुंबक क्या है? वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक विद्यमान रहता है जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ गए? किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है। परिनालिका द्वारा इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के रूप में कार्य होता है। यौगिक ए और बी को बनाने के लिए यौगिक ए बी के बनने में ए का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि बी का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। यौगिक ए बी में बंधन ऊर्जा बताए, तो इसको इसी तरह देख के बनाना है। आयनिक यौगिक के गुण, आयनिक यौगिक का क्या? आयनिक यौगिकों का गुण, भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होते हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। घुलनशीलता, विद्युत संयोजी यौगिक समांतर जल में घुलते हैं। विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। अब देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं आ गया वो। ध्यान से आप लोग देखिए इस 50 नंबर के क्वेश्चन को, समझ गए? तो 50 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। बेंजीन का सूत्र होगा आपका C6H6। अब बेंजीन का संरचना हम लोग इस तरह बना सकते हैं। इसमें एक घर छोड़ के एक घर में डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है। ये हुआ आपका बेंजीन का संरचना और सूत्र। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं बेंजीन को। समझ गए? हो गया 1 नंबर। 2 नंबर देखिए, एथीन ETHENE। इथिन का सूत्र होगा आपका C2H2। कार्बन इसमें डबल बॉन्ड बनाता है, सॉरी C2H4 होगा इसका सूत्र। क्या होगा? C2H4। कैसे हुआ देख लीजिए आप लोग। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी को लिखते हैं C2H4। इथिन हो गया। अब अगला देखिए, प्रोपीन C3H6 होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे एक में डबल बॉन्ड 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसी को लिखते हैं C3H6। 3 2 5 1 6। अगला प्रोपीन हो गया। एथाइन जिसको एसिटिलीन बोलते हैं ETHYNE, इसको इस तरह लिखेंगे C2H 2 दूनी 4
में 2 गया, 2 CnH2n -2 होता है, तो ये हुआ, यहाँ पे H, यहाँ पे H। प्रोपाइन, मिथ इथ प्रोप, PROPYNE, प्रोपाइन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 1 4 3 1 4, 1 2 3 और 1 4, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हुआ प्रोपाइन आपका। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन लिखा है तो C5H11Br इसका सूत्र होगा। ब्रोमोप्रोपेन C3H7। चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या है, ब्रोमोप्रोपेन हो गया C3H7Br। मेथेनॉल, मेथिल एल्कोहल, तो इसका सूत्र होगा CH3OH, समझ गए। प्रोपेनल, प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, तो C3H7OH। OL है, प्रोपेनॉल, OL है। और यहाँ पे है मेथेनल, METHANAL। मेथेनल का सूत्र क्या होगा, मेथेनल का सूत्र है मेथेनल का सूत्र होगा HCHO। प्रोपेनॉन, एसीटोन का सूत्र होगा CH3 इसको कीटोन भी बोलते हैं। मेथेनोइक अम्ल का सूत्र होगा, जिसको फॉर्मिक एसिड बोला जाता है, HCOOH। एथेनोइक अम्ल CH3COOH। प्रोपेनोइक अम्ल C2H5COOH। हो गया आपका। चलिए और कुछ बचा है क्या, ये पूरा देख लीजिए आप लोग, बेंजीन जो बताए हम, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। एथीन, प्रोपीन, इसको इंग्लिश में लिखिएगा, समझ गए, तब समझ में आएगा आप लोग को। हम जैसे आप लोग को बताया भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आप लोग को लिखना है। मनुष्य का हृदय है ये, देख लीजिए 51 नंबर। लास्ट 2 क्वेश्चन है, बता ही देते हैं, खत्म हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखें, तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आप लोग ये समीकरण देख सकते हैं, क्या क्या होता है इसमें, ये प्रक्रम है इसका। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, तो किसी शिशु के जन्म से पूर्व उसके नर तथा मादा होने की भविष्यवाणी को लिंग निर्धारण कहते हैं। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें से 22 जोड़ा जो है नर और मादा में समान होते हैं, उसे बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र। शेष 1 जोड़ा नर और मादा में अलग अलग होते हैं, उसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। तो मादा में XX और नर में XY लिंग गुणसूत्र है। जब मादा का X और नर का X मिले तो XX लड़की, और जब मादा का X और नर का Y मिले तो XY लड़का प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग, आई होप, आशा है आप लोग सब समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन छूट गया, तो ये भी देख लीजिए, जीन प्रवाह क्या है या कैसे होता है, समझाएं। तो जीन प्रवाह, अप्रवासी जीव के जीनों का किसी नए समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता है जो आंशिक रूप से अलग होते हैं, अथवा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीनों का स्थानांतरण जीन प्रवाह कहलाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की घटना सम्मिलित होती है, जैसे परागकणों का दूर तक उड़कर जाना, मनुष्यों का दूसरे देश में जाना, लाल रंग वाले भृंगों का काले रंग वाले भृंगों के समूह में निवास करना। इससे जनन द्वारा नई नई भिन्नता उत्पन्न होती है। जीन प्रवाह किसी जीन के जीन पूल में परिवर्तन कर देता है। यह कार्य किसी आबादी से किसी दूसरे आबादी में शामिल कर देने से भी होता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका सेट 5 कंप्लीट हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। से 10 से 12 नंबर आप लोग का फिक्स है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरा वीडियो भी देखिए सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, धन्यवाद। और डेली आप लोग 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, 6 बजे शाम।